जब हम नई जगह पर जाते हैं तो हमें वहां की सामान्य जानकारी का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन दैनिक मामलों में भी हमारे ये ज्ञान हमें बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। दैनिक सामान्य ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। उसे जानने से हमें आसानी से टैक्सी की बुकिंग से लेकर एटीएम का इस्तेमाल करके नकद निकालने जैसे आम जीवन के बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो आइलैंड में। आज हमारे डिस्कशन का पहला विषय, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, वो है देश का इतिहास। भारत का इतिहास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की। हजारों साल पहले से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हुई थी। पूर्व और पश्चिम के महान साम्राज्यों ने भारत का इतिहास बहुत ही अत्यधिक रूप से प्रभावित किया है और आज भी कई कारणों से कर रहे हैं। इसीलिए हमारे देश के इतिहास का ज्ञान होना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में जानना, चाहे वो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड हो या चौरी चौरा कांड से रिलेटेड हो या कुछ भी इस तरह की चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम किसी प्रतियोगी परीक्षा के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं एग्जामिनेशन देने का, तब तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो गाइज, आगे हम आपको भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों की सूची भी इस वीडियो में प्रदान करेंगे, जिसमें उस सूची को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और इन दो आधार से हम आपको उसके बारे में बताएंगे। फिर आगे वीडियो में आपको हम 1857 के विद्रोह के कारण, 1857 के विद्रोह का फैलाव और 1857 के विद्रोह की घटनाएं, इनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और इन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये चर्चाएं, ये महत्वपूर्ण घटनाएं आपके प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी का एग्जामिनेशन आ रहा है, जो कि 14 जुलाई से शुरू है। उसके अलावा भी चाहे यूपीएससी का पेपर हो या फिर आप बैंक पीओ किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, इतिहास का सेक्शन होता है, उस पेपर में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा ही यूजफुल होते हैं। और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे थे, उसमें भी आपको इन तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं इन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं दैनिक सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तर से, जिसमें हमने आपको वन लाइनर प्रश्न और उत्तर प्रोवाइड करा है, जिससे कि आपको बहुत आसानी से उसके बारे में पता भी चल जाएगा और बहुत आसान होगा आपके लिए उसको याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। आंसर है समीमुल्लाह एवं आगा खां ने। अगला है स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ। आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया। आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ। आंसर है 1916 ईस्वी पूर्व में।
निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है दादा भाई नारोजी ने। 1908 ईस्वी पूर्व को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? आंसर है 6 वर्ष की जेल। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? आंसर है 1912 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा? आंसर है अरविंद घोष। अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? आंसर है 1908 ईस्वी पूर्व में। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? आंसर है 1911 ईस्वी पूर्व में। अगला है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? आंसर डॉक्टर एनी बेसेंट। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? आंसर है सी आर दास। सूरत अधिवेशन कब हुआ? आंसर है 1907 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? आंसर है सरोजिनी नायडू। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो गाइज ये थे दैनिक सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब हम बात करते हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों की सूची के बारे में, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, जो कि है पार्ट 1 और आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा पार्ट 2। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिए भारत के इतिहास के बारे में। जिसमें पहला है ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक। यह ईरानी यात्री विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला है अल बरूनी। यह भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज तथा राजनीति का वर्णन किया गया है। अगला है अरबी यात्री अल मसूदी। यह अरबी यात्री प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था।
इसके द्वारा महजूल ज़बाह नामक ग्रंथ लिखा गया था। अगला है चीनी यात्री इत्संग। इस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। इसने अपनी प्रथम हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। अगला है इब्न बतूता। यह अफ्रीकी यात्री मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी नियुक्त किया गया था तथा राजदूत बनाकर चीनी भेजा गया था। इब्न बतूता द्वारा रहेला की रचना की गई है। अगला है कैप्टन हॉकिंस। यह 1608 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक भारत में रहा था। यह जहांगीर के समय भारत आया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया था। यह फारसी भाषा का जानकार था और इसके द्वारा जहांगीर के दरबार की साज सज्जा तथा जहांगीर के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है जीन बैप्टिस्ट तेवनियर। यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की जानकारी दी गई है। अगला है डायनोसियस। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस सम्राट अशोक महान के शासनकाल में इंडिया आया था। अगला है टॉलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। फिर हम बात करते हैं डायमैकस की। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायमैकस सीरियन नरेश ऑन्टियोकस का राजदूत था। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। डायनोसियस एक यूनानी राजदूत था जो कि सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसे मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। अगला है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। उसके यात्रा वृतांत से जहांगीर की दरबारी व्यवस्था, दरबार में मनाए जाने वाले नौरोज का उत्सव, सम्राट के तुलादान, जहांगीर के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं वेनिस यात्री निकोला मेनकी की। यह वेनिस का यात्री था जो कि औरंगजेब के दरबार में आया था। इसके द्वारा स्टोरियो डी मोगार नामक ग्रंथ लिखा गया जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन किया गया है। अगला है यूरोपीय यात्री पीटर मंडी। यह यूरोप का यात्री जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था।
फिर हम बात करते हैं प्लनी की। यह भारत में पहली शताब्दी में आया था। प्लनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, भारतीय पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला हम बात करते हैं चीनी यात्री फाहियान के बारे में। यह एक चीनी यात्री था जो कि गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 405 ईस्वी पूर्व में भारत आया था तथा 411 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसका मूल उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। अगला है पीटर मांडी। पीटर मांडी 1628 में शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में लगभग 8 वर्ष तक रुका। उसके यात्रा वृतांत से शाहजहां के राजनीतिक घटनाओं, मुगल दरबार की व्यवस्था, मुगल सम्राटों के व्यक्तिगत जीवन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर नियर। फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर 1604 ईस्वी में भारत आया था। उसके यात्रा वृतांत से भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मनुची। मनुची इटली निवासी था। वह 1653 ईस्वी में भारत आया था। वह लंबे समय तक भारत में रहा। उसका यात्रा वृतांत स्टोरिया डी मोगोर के नाम से प्रसिद्ध है जिसका अनुवाद विलियम ने किया है। फिर हम बात करते हैं बाराबोसा के बारे में। यह 1560 ईस्वी में भारत आया था जब विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय था। अगला है फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर। यह एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो कि 1556 ईस्वी में भारत आया था। इसने शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल का विवरण किया है। इसकी यात्रा का वर्णन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में दिया गया है जो कि 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है फ्रांसीसी सैनिक बेलेंगडर दी लंसिपने। बेलेंगडर दी लंसिपने यह एक फ्रांसीसी सैनिक था जो कि 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा था। इसके द्वारा पांडिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो गाइज ये थे कुछ उन यात्रियों के नाम जो कि हमने पार्ट 1 में प्रोवाइड कराए। अब हम भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों की पार्ट 2 सूची आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जिसमें पहला है वेनिस यात्री मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। यह वेनिस का यात्री था जो कि पांड्य राजा के दरबार में आया था। अगला है यूनानी शासक मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और 302 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से
मौर्य युग की संस्कृति, समाज एवं भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है चीनी यात्री संयुगन। यह एक चीनी यात्री था जो कि 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित की थी। अगला है तारानाथ, जो कि एक तिब्बती लेखक था और इसने कंगेयर और तंगेयर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करवाई थी, जो कि इन ग्रंथों की रचना के थ्रू हमें आज भी मिलती है। अगला है सर थॉमस रो। यह 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था और इसके द्वारा जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। अगला है हैमिल्टन। यह एक शल्य चिकित्सक था जो कि फारूक सियार के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया था। अगला है चीनी यात्री है एनसोंग। यह भी एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 630 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक भारत में रहा था तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। तो गाइज अब हम आपसे शेयर करेंगे 1857 के विद्रोह के क्या कारण रहे थे, जिसमें कि पहला है 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और कारकों की एक श्रृंखला का परिणाम था। विद्रोह के कुछ मुख्य कारणों की चर्चा अब हम अगले। पहला था आर्थिक शोषण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण बहुत ज्यादा ही कर रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया। कर यहाँ पर हम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भारतीय जो पॉपुलेशन थी उस पर उच्च कर लगाया और व्यापकत का सिद्धांत पेश किया, जिसने उन्हें उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था, जिसने भारत के धन को और कम कर दिया था। तो गाइस अगला कारक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो रहा था धार्मिक और सामाजिक कारक। अंग्रेजों ने कई कानून पेश किए थे जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभाव पूर्ण के रूप में देखा गया था। एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत, जिसके लिए भारतीय सिपाहियों को विदेशों में सेवा करने की आवश्यकता थी, और नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग भी किया गया था। जिसे लोड करने से पहले काट दिया जाता था और उनकी धार्मिक अपमान के रूप में देखा गया। अंधविश्वास के रूप में ये कार्य किया जाने लगा। अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनः विवाह अधिनियम की शुरुआत का भी भारतीय समाज के कुछ वर्गों से विरोध किया था। अगला हम बात करते हैं राजनीतिक कारक के बारे में।
अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया था। अवध का विलय, जो कुशासन के बहाने किया गया था, भारतीय जनता के बीच विशेष रूप से अलोकप्रिय था। अपने राज्यों को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार भी किया जाता था। अगला है सैन्य कारक। भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था और उन्हें अपने परिवारों से लंबे लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था, क्योंकि उनको अपने परिवारों से मिलने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी नाराजगी जताई थी और कई वर्षों तक सेना में सेवा देने के बावजूद उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नत नहीं किया गया था। तो गाइज, अब हम जानते हैं विद्रोह का फैलाव के बारे में। 1857 के विद्रोह का फैलाव कहां कहां, कैसे कैसे, कितना रहा था। विद्रोह जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। उनमें सबसे प्रमुख थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह में विशेष रूप से प्रबल थी। अब हम जानते हैं 1857 के विद्रोह की घटनाएं। 1857 का जो विद्रोह था वो मई 1857 में शुरू हुआ था। दिल्ली के पास एक शहर मेरठ में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के एक विद्रोह के साथ शुरू किया गया। इसके बाद ही घटनाओं को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें पहली है उत्तरी भारत में विद्रोह। मेरठ में विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां अन्य भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोहियों ने कानपुर, लखनऊ और झांसी सहित उत्तरी भारत में ब्रिटिश चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। दूसरा है विद्रोह का प्रसार। विद्रोह जल्द ही मध्य भारत, बंगाल और दक्कन सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार और नेता शामिल थे, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत थी। इनमें सबसे प्रमुख थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहेब। फिर आता है विद्रोह का दमन। अंग्रेजों ने बल के साथ विद्रोह का जवाब दिया और वे 1858 की शुरुआत में इसे दबाने में सक्षम रहे थे। जनरल सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और अन्य विद्रोही गढ़ पर कब्जा कर लिया था। अंतिम महत्वपूर्ण विद्रोही गढ़ ग्वालियर जून 1858 में गिर गया, जिसके बाद विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। 1857 का विद्रोह, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में
एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके दरगामी इसके दूरगामी परिणाम हुए थे, जिनमें शामिल हैं: पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत को चिन्हित किया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और देश एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। दूसरा, ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी संभाली और ब्रिटिश राज की स्थापना की, जो कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक चला था। तीसरा, ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के प्रत्युत्तर में कई सुधार लागू किए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी थी। चौथा, भारतीय समाज में परिवर्तन। विद्रोह का भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा, जो कि विधवा दाह के नाम से भी जानी जाती है, के उन्मूलन और भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत सहित कई सुधारों की शुरुआत की थी। पांचवा, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक रैली स्थल के रूप में कार्य किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था और यह स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य वाहन बन गया था। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव। ब्रिटिश सरकार ने कई नीतियों की शुरुआत की, जिससे भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ और एक आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की गई। हालांकि विद्रोह की अपनी कमियां भी रही थी, क्योंकि इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया। विद्रोह भी भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा था। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह भारतीय लोगों में यह भारतीय लोगों द्वारा अपने देश पर फिर से नियंत्रण पाने और औपनिवेशिक उत्पीड़न के सामने अपनी पहचान और सम्मान का दावा करने का एक साहसिक प्रयास था। कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह के भारत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के व्यापक संदर्भ में दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और भारतीय समाज और शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में आपको दैनिक सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। आपको भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों की सूची भी प्रदान की, जिसको हमने दो पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा आपको बताया है। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान की, जिसमें हमने 1857 के विद्रोह के कारण, विद्रोह की घटनाएं और फैलाव के बारे में भी आपको बताया।
विद्रोह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप वीडियो देखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की इस समृद्ध इतिहास के लिए हम सभी एक संगठित रूप से मिलकर काम करने की आवश्यकता है, हम सभी को, ताकि हम देश को और कई ऊंचाइयों पर ले जा सके। क्योंकि बढ़ेगा देश तभी तो हम लोग बढ़ेंगे, ताकि हम देश को और नई ऊंचाइयों पर भी लेके जा सकें और बेटरमेंट के लिए, अपने भी अच्छे के लिए हम कुछ कर पाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस और टॉपिक पर हम चाहते हैं कि हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आए। आज के वीडियो के लिए आज के वीडियो को अपना समय, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अलग-अलग तरह के वीडियो प्रस्तुत करते रहें, जिससे कि आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मदद मिले। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे इन वीडियोस के थ्रू आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।